रात का सन्नाटा जब गांव की पगडंडियों पर पसरता है तो हवा भी अपना रास्ता भूल जाती है। ये कहानी है उस सर्द रात की जब एक अनजान गांव की शादी से लौट रहे 3 मुसाफिर अपनी गाड़ी छूटने के बाद एक ऐसे स्टेशन पर आ पहुंचे जिसका नाम नक्शे पर तो था, पर आसपास के लोग उसे सिर्फ भोटिया स्टेशन कहते थे। सुमेर भाई, जरा पांव बढ़ा लो। बारात में लड़की वालों ने इतना काम करवा लिया कि अब कमर सीधी नहीं हो रही। पानी ढो ढो कर कंधे दुख गए। ये तो शुक्र है कि ये स्टेशन पास मिल गया, वरना इस कड़ाके की जारे में तो बाहर ही कुल्फी बन जाते। रे रामलाल भाई, मेरी क्या गलती है इसमें? ये मंगल पंगत से उगता तब ना, तीसरी बार कद्दू की सब्जी और रायता मांग रहा था। उसी चक्कर में अपनी 10 वाली गाड़ी निकल गई। अब इस खंडर स्टेशन पर धक्के खाने पड़ेंगे। अगली गाड़ी सीधे रात के 2:30 बजे है। अरे यार सुमेर, दावत का खाना था, कोई रोज रोज थोड़ी मिलता है। और तुमने देखा नहीं वो हलवाई जलेबी कितनी करारी उतार रहा था। मैंने कल सुबह के लिए भी अखबार में थोड़े समोसे और बालूशाही बांध लिए झोले में। रात में भूख लगेगी तो काम आएंगे। चुप करो दोनों, रात बहुत हो गई है और रास्ता सूना है। लो, आ गया स्टेशन। लेकिन ये क्या, यहाँ तो एकदम खूब अंधेरा है। एक आध पीली बत्ती टिमटिमा रही है बस, और सन्नाटा ऐसा जैसे कोई कब्रिस्तान हो। प्लेटफॉर्म का किनारा। रात के 10:45 बजे तीनों स्टेशन की सीढ़ियां चढ़कर अंदर आते हैं। प्लेटफॉर्म लगभग सूना है। बस एक पुरानी सीमेंट की बेंच पर 2 अनजान आदमी सुखिया और धर्म बैठे हैं। कोई तो है यहाँ। मुझे लगा हम ही 3 उल्लू हैं जो इस वक्त यहाँ जाग रहे हैं। तीनों चलते हुए सुखिया और धर्म के पास पहुंचते हैं। दोनों उन्हें देखकर थोड़े हैरान होते हैं और तुरंत बीड़ी जमीन पर गिराकर पैर से बुझा देते हैं। राम राम भाई, ये रात की 2:30 बजे वाली पैसेंजर गाड़ी यहीं से मिलेगी ना? ठंड बहुत है, सोचा बेंच पर बैठकर वक्त काट ले। राम राम। गाड़ी तो इसी पटरी से जाएगी, पर तुम लोग यहाँ के नहीं लगते। कहाँ से आना हुआ इतनी रात दे? हम तो पार वाले गांव से बारात में आए थे। 10 वाली गाड़ी छूट गई तो सोचे 2:30 बजे वाली पकड़ लेंगे। आप लोग भी उसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हो क्या? चलो बढ़िया है, 5 लोग रहेंगे तो बातों बातों में 2:30 बज जाएंगे। नहीं भाई, बातों का वक्त नहीं बचा। अब हम तो अपने एक रिश्तेदार की राह देख रहे थे जो 10 वाली गाड़ी से आने वाला था, पर वो नहीं आया और अब 11 बजने वाले हैं। हम तो जा रहे हैं अपने घर, और हमारी मानो तो तुम लोग भी लौट जाओ। बारात वाले घर में ही रात काट लो। अरे क्यों लौट जाएं भाई? स्टेशन है, सरकार ने मुसाफिरों के बैठने के लिए ही बनाया है। कोई शेर चीता आ जाएगा क्या यहाँ जो हम लौट जाएं? हम तो यहीं बैठेंगे। शेर चीते से तो इंसान फिर भी लड़ ले, पर जो चीज यहाँ 11 बजे के बाद जागती है उससे कोई नहीं लड़ सकता। बाबूजी, ये स्टेशन इंसानों का नहीं है रात में। क्या मतलब? कौन जागता है यहाँ? साफ साफ बताओ भाई, पहेलियां मत बुझाओ। वो जिसे इस स्टेशन से कभी जाने नहीं दिया गया। 11 बजते ही ये स्टेशन उसका हो जाता है। उसे यहाँ कोई जिंदा इंसान बर्दाश्त नहीं है। और अगर तुम लोगों ने यहाँ कोई भी ऐसी वैसी हरकत की जिससे उसे गुस्सा आ गया, तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पिछली बार जो बनिया यहाँ रात में रुका था, सुबह उसकी लाश भी नहीं मिली, सिर्फ उसके कपड़े मिले थे पटरियों पर। दोनों ग्रामीण बिना कोई और बात किए तेज कदमों से स्टेशन के बाहर के कच्चे और अंधेरे रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। उनकी आहट धीरे धीरे सन्नाटे में खो जाती है। स्टेशन का सुनसान प्लेटफॉर्म रात के 10:55 बजे। ग्रामीणों के जाने के बाद वहां अजीब सी खामोशी छा जाती है। तुम्हें देखे इनके नाटक, देहाती लोग हैं। किसी ने कोई उल्टी सीधी कहानी सुना दी होगी तो मान कर बैठ गए। अरे हम किसान आदमी हैं, रात रात भर खेतों में पानी लगाते हैं। हमें तो आज तक कोई भूत नहीं मिला, सब मन का वहम है। वहम हो या सच सुमेर भाई, पर मुझे उन लोगों की आंखों में डर एकदम सच्चा लगा। और देखो तो, स्टेशन भी कैसा खंडहर हो रहा है। पटरियों के बीच में झार उगाई है, जैसे सालों से कोई गाड़ी ही ना रुकी हो यहां।
रामलाल भाई, मुझे तो सच में डर लग रहा है। अचानक कितनी ठंडी हवा चलने लगी है, हड्डी तक कांप रही है मेरी। और ये बदबू कैसी है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। चलो ना यार, वापस बारात में चलते हैं। अरे कोई कुत्ता बिल्ली मरा होगा पटरियों पे। चुपचाप बैठ जा मंगल, 2:30 बजे तक का ही तो वक्त है। इतनी दूर पैदल वापस जाएगा तो वैसे ही ठंड से मर जाएगा। अरे सुनो, कोई गाड़ी आ रही है क्या? पैसेंजर गाड़ी जल्दी आ गई क्या? ट्रेन के गुजरते ही एक बर्फीली हवा का झोंका तीनों को हिलाकर रख देता है। हवा इतनी तेज है कि स्टेशन का इकलौता बल्ब जोर जोर से हिलने लगता है। ये कैसी गाड़ी थी? इसमें तो कोई बत्ती ही नहीं जल रही थी और ना ही अंदर कोई सवारी दिखी मुझे। इंजन से धुआं निकल रहा था पर आवाज एकदम खोखली थी। मालगाड़ी होगी कोई खाली। तुम लोग फालतू में घबरा रहे हो। रेलवे वालों का काम है, कुछ टेस्टिंग कर रहे होंगे। छोड़ो यार, जो भी थी। ठंड के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। घबराहट में भूख और तेज लग रही है। वो अखबार वाले समोसे निकाल रहा हूं, तुम लोग भी खा लो थोड़ा, शरीर में गर्मी आएगी। हाला, एक मुझे भी दे दे। ठंडे हो गए होंगे पर भूख में सब बढ़िया लगता है। और वो बालूशाही भी निकाल ही ले। तीनों दोस्त समोसे खाने लगते हैं। सुमेर समोसा खाकर वो पुराना तेल लगा अखबार और बचा हुआ कचरा वहीं प्लेटफॉर्म के फर्श पर लापरवाही से फेंक देता है। रामलाल, अरे सुमेर, कचरा ऐसे ही फेंक दिया, कहीं किनारे कर देता। वैसे ही ये स्टेशन इतना गंदा है, ऊपर से तू और गंदा कर रहा है। अरे कौन सा यहाँ कोई आ रहा है रात के 11 बजे झाड़ू लगाने? पड़ा रहने दे, सुबह हवा से खुद ही उड़ जाएगा। वैसे समोसे में नमक कम था यार। सुमेर ने कचरा तो फेंक दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी गलती उस खौफनाक रात का दरवाजा खोलने वाली थी। उन गांव वालों की बात सच थी। 11 बज चुके थे और अब इस स्टेशन पर जो भी होने वाला था वो इंसानों की समझ से बहुत परे था। रात के अंधेरे में जब कोई अनजान साया आपकी तरफ पड़ता है तो दिल की धड़कनें खुद ब खुद थमने लगती हैं। सुमेर ने अनजाने में जो कचरा स्टेशन के उस सूने प्लेटफॉर्म पर फेंका था, उसने सिर्फ गंदगी नहीं फैलाई थी, उसने किसी ऐसी चीज को बुलावा दे दिया था जो बरसों से उस सन्नाटे में सो रही थी। पीली बत्ती के उस टिमटिमाते उजाले में झाड़ू की वो सरसराहट अब उनके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। प्लेटफॉर्म का वही हिस्सा, रात के 11-15 बजे। तीनों एकदम बुत बने खड़े हैं और अंधेरे कोने की तरफ देख रहे हैं। कोहरे के बीच से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक पुरानी घिसी हुई झाड़ू है। कपड़े मैले हैं, पर वो किसी भूत की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत थके हुए इंसान की तरह लग रहा है। अरे राम राम, रामलाल भाई, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा लगा जैसे कोई यमराज ही चला आ रहा हो धुंध में से। ये तो कोई सफाई वाले बाबा है, पर इतनी रात गए इस कड़ाके की ठंड में झाड़ू क्यों लगा रहे हैं ये? पता नहीं मंगल, रेलवे का कोई पुराना नौकर होगा, पर इसके चेहरे पर अजीब सी वीरानी है, जैसे बरसों से सोया ना हो। तू चुप रहना, सुमेर को बोलने दे, कोई फालतू बात मत करना। बूढ़ा अपनी झाड़ू घिसटते हुए धीरे धीरे बिल्कुल सुमेर के पास आकर रुक जाता है। उस सुमेर के पैरों के पास पड़े उस अखबार और समोसे के टुकड़े को बहुत ध्यान से देखता है। फिर वो धीरे से अपनी लाल सूखी हुई आंखें उठाकर सुमेर की तरफ देखता है। ये ठीक नहीं किया बाबूजी आपने। ये स्टेशन बहुत पवित्र है, यहाँ गंदगी नहीं फैलाते। ये तो क्या हो गया बाबा, थोड़ा सा अखबार और समोसे का टुकड़ा ही तो है। आंधी चलेगी तो अपने आप उड़ जाएगा। और आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह लगा लेना झाड़ू। कौन सा यहाँ कलेक्टर साहब मुआयना करने आ रहे हैं कल सवेरे? कलेक्टर तो नहीं आता बाबूजी, पर जो आता है उसे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ये जो आपने जूठन यहाँ फेंकी है ना, आपने अनजाने में एक बहुत बड़ी अनहोनी को दावत दे दी है। इस जमीन पर जो गिरता है वो उसे अपना मान लेते हैं। अनहोनी? कैसी अनहोनी बाबा? आप हमको डरा क्यों रहे हो? हम तो बस अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। डरा नहीं रहा बेटा, समझा रहा हूं। खून और कचरा दोनों की महक एक जैसी होती है स्टेशन के अंधेरे में। आप लोगों को लगता है आपने सिर्फ एक अखबार फेंका है,
पर उस पार बैठे भूखे सायों को ये बुलावा लगता है। जब वो आते हैं ना, तो सिर्फ कचरा नहीं उठाते, इंसानों को भी अपने साथ समेत ले जाते हैं। बहुत वक्त से कोई ताजा शिकार नहीं मिला है उन्हें। बूढ़े की बातें सुनकर रामलाल और मंगल के माथे पर पसीना आ जाता है। मंगल डर के मारे रामलाल के पीछे छुपने लगता है, पर सुमेर अपनी अकड़ में है। अरे बाबा, आप भी उन अनपढ़ गांव वालों की तरफ पहेलियां बुझा रहे हो। साए वाए कुछ नहीं होते। आपको ई कचरा उठाने का मन नहीं है तो मत उठाओ, मैं अपने पैर से खिसका देता हूं पटरियों की तरफ। लो, हो गया साफ। पटरियों की तरफ मत धकेलना बाबू। पटरियों पर जो चीज एक बार गिर जाती है वो कभी वापस नहीं आती। जो गलती कर दी सो कर दी। अब बस राम का नाम लो और दुआ करो कि आपकी गाड़ी जल्दी आ जाए, क्योंकि अगर घड़ी ने 12 बजा दिए तो फिर आपकी कोई गाड़ी नहीं आएगी, सिर्फ सन्नाटा आएगा। हम तो पार वाले गांव से आए हैं, इस इलाके से अनजान हैं। हमें नहीं पता था यहाँ का नियम। आप कहो तो हम ये कचरा खुद उठाकर बाहर सड़क पर फेंक आते हैं। आप हमें कोई श्राप व्राप मत देना। मैं कौन होता हूँ श्राप देने वाला बाबूजी? मेरी तो ड्यूटी है बस सफाई करने की। अब तो जो महक फैलनी थी फैल गई। अब बैठो और अपने हिस्से के सच का इंतजार करो। अचानक स्टेशन का सन्नाटा एक बहुत तेज आवाज से टूटता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा दशकों पुराना जंग खाया हुआ लाउडस्पीकर अचानक से चालू हो जाता है। उसमें से बहुत तेज खर खर की आवाज आने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या बज उठा अचानक से? मेरे तो कान सुन्न हो गए। ऐसा लग रहा है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रात 2:30 पर आने वाली पैसेंजर गाड़ी कोहरे के कारण आधा घंटा लेट है। अब ये गाड़ी रात 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी। लो, कर लो बात। एक तो वैसे ही इतनी ठंड है, ये मनहूस स्टेशन है, ऊपर से साला गाड़ी आधा घंटा और लेट हो गई। अब 3 बजे तक यहाँ इस कोहरे में सड़ना पड़ेगा। रेलवे वालों की तो जैसे मती मारी गई है। सुमेर, तूने एक बात गौर की? ये स्टेशन तो सालों से बंद पड़ा लगता है। टिकट खिड़की टूटी है, दीवारों पर काई जमी है, कोई मुसाफिर नहीं है। तो फिर ये स्पीकर अचानक से चालू कैसे हो गया? जरा ऊपर देख, उस भोंपू में तो कोई तार भी नहीं जुड़ा है। बिना तार के ये डब्बा बोला कैसे? और वो आवाज कितनी डरावनी आ रही थी। रामलाल भाई, मुझे तो अब सच में रोना आ रहा है। आधा घंटा और बढ़ गया। उस सफाई वाले बाबा से पूछते हैं कि स्टेशन मास्टर का कमरा कहाँ है। हम वहीं जाकर कुंडी लगाकर बैठेंगे। बाहर मुझे बहुत डर लग रहा है। मंगल पीछे मुड़ता है। रामलाल और सुमेर भी मुड़कर देखते हैं, पर वहां कोई नहीं है। अरे रामलाल भाई, वो बाबा कहाँ गए? अभी तो यहीं खड़े थे हम तीनों के ठीक पीछे। हमने तो सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऊपर स्पीकर की तरफ देखा था। इतनी जल्दी कोई बूढ़ा इंसान भागकर कहां जा सकता है? अरे बुढ़ा आदमी है, स्टेशन के चप्पे चप्पे से वाकिफ होगा। कहीं अंधेरे में खिसक गया होगा अपनी झाड़ू लेकर। वैसे भी फालतू की बातें करके दिमाग पका रहा था। अच्छा हुआ चला गया, मुझे तो कोई पागल ही लग रहा था। चलने की तो आवाज आनी चाहिए ना। झाड़ू जमीन पर घिसटने की आवाज आनी चाहिए थी। वो आदमी ऐसे गायब हुआ है जैसे हवा में घुल गया हो। रामलाल जमीन की तरफ झुकता है और ये देख, इस प्लेटफॉर्म पर इतनी धूल जमी है, हमारे जूतों के निशान साफ दिख रहे हैं, पर उस बाबा के पैरों का एक भी निशान यहां नहीं है। मुझे तो अब उस नत्थू की बात एकदम सच लगने लगी है। तीनों कुछ देर तक एकदम खामोश खड़े रहते हैं। डर का माहौल उनके चेहरों पर साफ दिख रहा है। कोई कुछ नहीं बोलता, बस दूर पटरियों के उस घने अंधेरे की तरफ घूरते रहते हैं, जहां से अब हल्की हल्की धुंध उठ रही है। अरे छोड़ो यार, तुम तो एकदम बच्चों की तरह डरने लगे। स्टेशन बड़ा है, पार वाले प्लेटफॉर्म पर चला गया होगा कोई दूसरा कूड़ा उठाने। हवा से उड़ गई होगी धूल। आओ बेंच पर बैठो, खड़े खड़े पैर दुखने लगे हैं मेरे। सुमेर जाकर वापस सीमेंट की बेंच पर बैठ जाता है और अपने झोले से
एक और समोसा निकालता है। अरे मंगल, तू भी आजा, ये समोसा खा ले, थोड़ा ध्यान बटेगा तो डर कम हो जाएगा। और रामलाल भाई, तुम भी बैठो, 3 ही तो बजने हैं, बातों बातों में कट जाएगा वक्त, कोई अनहोनी अनहोनी नहीं होने वाली। ये सब भूत प्रेत की बातें कमजोर दिल वालों का वहम होती हैं। सुमेर की बात भी कुछ कुछ सही है रामलाल भाई। हम तीनों जवान आदमी साथ में हैं, कोई क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा। और वैसे भी अब तो बिल्कुल सन्नाटा है, मैं अभी बैठ ही जाता हूं। सुमेर और मंगल ने खुद को तसल्ली दे दी थी। इंसान अक्सर डर से बचने के लिए झूठ का सहारा ले ही लेता है, लेकिन रामलाल की उम्र और तजुर्बा उसे बता रहा था कि जो उन्होंने अभी देखा वो कोई मामूली सफाई वाला नहीं था। स्टेशन का माहौल बाहर से शांत जरूर हो गया था, पर यह शांति किसी भयानक तूफान के आने से पहले की खामोशी थी, क्योंकि अखबार वहीं पड़ा था और अनहोनी का बुलावा अब कबूल हो चुका था। रात के 11:50 भोटिया स्टेशन पर कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि 5 कदम दूर देखना भी मुश्किल था। कहते हैं जब मौत आपके आसपास होती है तो सबसे पहले गला सूखने लगता है। सुमेर को लग रहा था कि समोसे के तीखेपन की वजह से उसे प्यास लगी है, लेकिन असल में वो स्टेशन की वो मनहूस हवा थी जो धीरे धीरे उसके शरीर से जिंदगी की नमी खींच रही थी। घमंड का टूटना अभी बाकी था और उस अनहोनी ने अपना खेल बस अभी शुरू ही किया था। सुमेर, अरे मंगल, समोसे में आज हलवाई ने कुछ ज्यादा ही मिर्च डाल दी थी, मेरा तो एकदम गला सूख रहा है। झोले में पानी की बोतल है क्या? नहीं सुमेर भाई, बोतल तो बारात वाले घर में ही छूट गई। मैंने सोचा था ठंड का मौसम है, कहाँ प्यास लगेगी रास्ते में। यार, अब क्या करूं? गले में जैसे कांटे चुभ रहे हैं। बिना पानी के तो 3 बजे तक मेरी जान निकल जाएगी। सुमेर, रुक जा, पागल मत बन। वो कोना बिल्कुल खुप अंधेरे में है और इस स्टेशन का पानी पता नहीं कितने सालों से किसी ने नहीं पिया होगा। तू प्यास बर्दाश्त कर ले, पर वहां मत जा। अरे रामलाल भाई, आप तो हर चीज में भूत प्रेत घुसेर देते हो। नल है तो पानी ही आएगा ना। मैं अभी बस 2 मिनट में मुंह धोकर और पानी पी कर आया। मंगल, सुमेर भाई, मेरी मान लो, मत जाओ, मुझे उस तरफ से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। तुम दोनों यहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ो, मैं अभी आया। प्लेटफॉर्म का आखिरी और अंधेरा छोर। रात के 11:55 बजे सुमेर धुंध को चीरता हुआ नल के पास पहुंचता है। वहां कोई बत्ती नहीं है, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी कोहरे से छन कर आ रही है। सुमेर नल के पास पहुंचता है। नल पूरा लोहे का है और उस पर भारी जंग लगा हुआ है। सुमेर जैसे ही नल की टोंटी खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसे अपने ठीक पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। सुमेर, कौन है वहां? सुमेर झटके से पीछे मुड़ता है। धुंध में से वही बूढ़ा सफाई कर्मी बाहर आता है। उसके हाथ में वही पुरानी झाड़ू है और वो अपनी लाल सूखी आंखों से बिना पलक झपकाए सुमेर को घूर रहा है। अरे बाबा, आप अभी तो गायब हो गए थे, अब यहाँ क्या कर रहे हैं अंधेरे में? फालतू में डरा दिया मुझे। प्यास लगी है बाबूजी। इस स्टेशन का पानी बहुत मीठा है, पर ये प्यास बुझाता नहीं और बढ़ा देता है। आप अपना काम कीजिए ना बाबा, मेरे सिर पर क्यों खड़े हो? मुझे पानी पीने दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। बूढ़ा कुछ नहीं बोलता, बस एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान के साथ एक कदम पीछे हट जाता है और सुमेर को देखने लगता है। खौफ का पानी। सुमेर वापस नल की तरफ मुड़ता है और पूरी ताकत से जंग लगे नल की टोटी को घुमाता है। साला नल भी सूखा पड़ा है, रेलवे वाले भी ना। सुमेर जल्दी से अपने दोनों हाथ नल के नीचे लगाता है ताकि अंजुली भरकर पानी पी सके, लेकिन पानी का रंग और महक बहुत अजीब है। सुमेर पीने के लिए हाथों को मुंह के पास लाता है, तभी उसे एक भयानक सड़न और कच्चे लोहे जैसी बदबू आती है। सुमेर, ईख, ये कैसा पानी है, इतना गाढ़ा? सुमेर की आंखें फैल जाती हैं। चांद की हल्की रोशनी में वो अपने हाथों को देखता है। नल से साफ पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा, एकदम खून जैसा लाल पानी बह रहा है।
वो लाल पानी उसके हाथों से होता हुआ जमीन पर गिर रहा है। ये तो खून जैसा लाल है, ये पानी नहीं है। प्यास बुझ गई बाबूजी। कहा था ना, इस स्टेशन पर जो आता है उसे खून की ही महक आती है। बूटे की तरफ देखता है। वो देखता है कि बूटे का चेहरा अब एक इंसान का नहीं रहा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी हैं और उसका मुंह बहुत बड़ा खुल गया है, जहां से वो डरावनी हंसी आ रही है। रामलाल भाई बचाओ। सुमेर दौड़ता हुआ रामलाल और मंगल के पास पहुंचता है। वो दोनों सुमेर की चीख सुनकर पहले ही खड़े हो चुके थे। सुमेर उनके पैरों के पास आकर गिर जाता है। वो पूरी तरह हांफ रहा है और थर थर कांप रहा है। रामलाल भाई बचाओ। सुमेर भाई, क्या हुआ? तुम ऐसे चीख क्यों रहे हो? सुमेर बोल, क्या देखा तूने? तेरे हाथों पर ये लाल लाल क्या लगा है? रामलाल भाई, वो नल, उसमें से पानी नहीं, खून जैसा लाल पानी आ रहा है। बहुत बदबू आ रही है उसमें से। हे भगवान, खून जैसा पानी? पर तुम इतना डरे हुए क्यों हो? वो बाबा कहाँ है? बाबा इंसान नहीं है रामलाल भाई, वो मेरे पीछे खड़ा था। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो बहुत भयानक तरीके से हंसा। उसकी आंखें एकदम काली हो गई थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। और उसका मुंह इतना बड़ा खुल गया जैसे किसी जंगली जानवर का हो। वो कोई साया है। सुमेर की बात सुनकर रामलाल और मंगल के चेहरों का रंग उड़ जाता है। मंगल डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ जाता है और रामलाल के पसीने छूटने लगते हैं। रामलाल भाई, मैंने कहा था ना, ये स्टेशन शापित है। वो सफाई वाला कोई इंसान नहीं, उसी का भूत है जो बरसों पहले यहां मरा था। अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। हे राम, इसका मतलब नत्थू और वो दोनों गांव वाले एकदम सच कह रहे थे। हमने अनजाने में उस साये को जगा दिया है। सुमेर का घमंड हमें ले डूबा। मुझे माफ कर दो रामलाल भाई, मुझे माफ कर दो। अब हम क्या करेंगे? उठो दोनों, अब गाड़ी का इंतजार करना बेवकूफी है। अपना झोला उठाओ मंगल, हम अभी के अभी स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। बाहर सड़क पर कोई ना कोई आसरा मिल ही जाएगा। भागो यहां से। रामलाल ने भागने का फैसला तो कर लिया, पर वो भूल गए थे कि भोटिया स्टेशन पर आने का रास्ता तो है, लेकिन रात 12 बजे के बाद यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। अनहोनी का खेल अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। इंसान जब मौत के जाल में फंस जाता है तो उसे हर बंद दरवाजा अपनी कब्र का पत्थर लगने लगता है। रात के 12 बज चुके थे और भोटिया स्टेशन ने अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लिया था। बाहर जाने का वो भारी लोहे का दरवाजा ऐसे बंद हुआ था जैसे किसी ने बाहर से सदियों पुराना ताला जड़ दिया हो। सुमेर का घमंड, मंगल का भोलापन और रामलाल की समझदारी सब उस खूनी सन्नाटे के आगे घुटने टेक चुके थे। अब उनके पास ना भागने का रास्ता था और ना छुपने की जगह। रामलाल, जोर लगा। सुमेर, मंगल तू भी इधर आ। ये दरवाजा कैसे भी करके खोलना होगा, वरना आज हम में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। खुलेगा रामलाल भाई। ये दरवाजा इंसानों ने नहीं बंद किया है, हमने अनहोनी को बुलावा दिया है। अब वो हमें खाकर ही मानेगा। मेरी तो छोटी छोटी बेटियां हैं रामलाल भाई, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही वो कचरा फेंका था। उसके हाथ, उसका वो भयानक मुंह, वो मुझे ढूंढ रहा है। रामलाल भाई, मुझे बचा लो। वो आ रहा है रामलाल भाई, झाड़ू की आवाज, वो हमारे पास आ रहा है। सुमेर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। रामलाल भी थककर दरवाजे से टिक जा आखिरी उम्मीद। रात के 12:10 आवाज लगातार करीब आ रही है, लेकिन धुंध इतनी है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक स्टेशन का लाउडस्पीकर फिर से खड़खड़ाता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। तभी अचानक स्टेशन का माहौल बदलने लगता है। धुंध और गहरी हो जाती है
और तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो। यात्रीगण ध्यान दें, लाइन क्लियर ना होने के कारण दिल्ली जाने वाली कालका एक्सप्रेस भोटिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 10 मिनट के लिए रुक रही है। यात्री कृपया पीछे हटकर खड़े हो। सुमेर, मंगल, उठो। तुमने सुना? एक्सप्रेस गाड़ी आ रही है, वो यहां 10 मिनट रुकेगी। पर रामलाल भाई, हमारी गाड़ी तो कोई और थी ना, और हमें दिल्ली थोड़ी जाना है। अरे फार में गई हमारी गाड़ी और फार में गया दिल्ली। बाहर निकलने का दरवाजा बंद है, हम यहां से भाग नहीं सकते। हमें कैसे भी करके बस इस मनहूस स्टेशन से बाहर निकलना है। ये गाड़ी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही गाड़ी रुके, किसी भी डिब्बे में घुस जाना, समझे? मंगल, हाँ रामलाल भाई, जो गाड़ी मिले उसमें चढ़ जाएंगे, बस मुझे यहां नहीं रुकना। धुंध को चीरती हुई एक लंबी एक्सप्रेस ट्रेन की तेज पीली रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ती है। ये ट्रेन बिल्कुल असली लग रही है। झाड़ू की आवाज अचानक उस ट्रेन के शोर में दब जाती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर भारी आवाज के साथ रुकती है। रामलाल, जल्दी करो, डिब्बे का दरवाजा पकड़ो। सुमेर, मंगल, जल्दी चढ़ो। तीनों पागलों की तरह जनरल डिब्बे की तरफ दौड़ते हैं। सुमेर सबसे पहले हैंडल पकड़ता है और लड़खड़ाते हुए अंदर घुसता है। उसके पीछे मंगल अपना झोला खींचते हुए चढ़ता है और आखिर में रामलाल अंदर छलांग लगाता है। मैं आज के बाद इस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखूंगा, कभी नहीं। हे बजरंग बली, तेरा लाख लाख शुक्र है, जान बच गई। हम बच गए रामलाल भाई। ट्रेन अब थोड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है। सुमेर हिम्मत करके डिब्बे की खिड़की के पास जाता है और बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ देखता है कि क्या वो साया चला गया। जा रहे हो बाबूजी, मेरा स्टेशन गंदा करके जा रहे हो? भोटिया स्टेशन तो पीछे छूट गया, लेकिन जो खौफ सुमेर ने अपनी आंखों से देखा, वो शायद ताउम्र उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। कहते हैं कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती, और अगर आप वहां कोई निशानी छोड़ा है तो वो जगह आपको कभी भूलती नहीं। कौन जानता है, अगली बार जब कोई अनजान मुसाफिर उस प्लेटफॉर्म पर कूड़ा फेंकेगा तो वो खूनी झाड़ू फिर से चलेगी।